तब क्या हो सकता है? ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट होगा तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। और एयर रेजिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स है, और उस फोर्स का नाम होता है ड्रैग फोर्स, जो कि आप पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो जैसे वाटर एक फ्लूइड है, एयर भी एक फ्लूइड है। वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसको एक रोकने के लिए एक फोर्स लगता है। वैसे ही एयर के अंदर अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो उसको रोकने के लिए भी वही फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम होता है ड्रैग फोर्स। ठीक है, और ये ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है कितनी स्पीड से बॉडी चल रही है। लेकिन अगर हम ऐसा करने लगें तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो आपको जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो वो ये कहेगा कि एयर रेजिस्टेंस का कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो F का फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है, और ये हमेशा कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, हम इसकी वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो फिर इसका डिस्कशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब अगर हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जब जा रही होगी और फिर बॉडी वापस ऑब्वियसली नीचे की तरफ जब लौटेगी, तो इसमें एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। मतलब जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, और बॉडी नीचे आ रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। हमेशा मोशन को अपोज करने वाला ये फोर्स होता है। ठीक है, तो चला पहले हम लोग अपवर्ड मोशन को कंसीडर करते हैं कि बॉडी जब ऊपर जा रही होगी तब क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन के लिए इस बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? बॉडी एक बॉल हो सकती है, एक ब्लॉक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? तो एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg का, और एक फोर्स लगता है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स। सॉरी, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स किधर लगेगा? एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इसके ऊपर, बॉडी ऊपर जा रही है तो mg का फोर्स तो नीचे लग ही रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। लेकिन बॉडी जब ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी नीचे की तरफ ही लगेगा। तो ये दोनों फोर्स उस बॉडी पे नीचे की तरफ लगेंगे। जब ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लगेंगे तो क्या इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? क्योंकि दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लगे हैं तो दोनों उसको रोकने का काम करेंगे, और दोनों जब रोकने का काम करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं तो डाउनवर्ड मोशन में जब ये अगेन बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगता है, लेकिन जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी तो अब एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ऊपर लगेगा। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं? तो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि mg एक बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है और एयर रेजिस्टेंस एक वीक फोर्स होता है। तो नेट फोर्स अभी भी नीचे की तरफ लगेगा, नेट फोर्स अभी भी नीचे की तरफ लगेगा, जिसके कारण इसके पास नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा जिसकी वैल्यू होगी a2 के बराबर। अब a1 a2 में कौन ज्यादा है? a1 ज्यादा है। नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन, दोनों केस में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिला है, इसमें एक्सेलरेशन मिला है नीचे की तरफ a1, दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया है, a1 ज्यादा स्ट्रांग आया है। यहां पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिला है a2, mg तो नीचे लग रहा था लेकिन फोर्स ऊपर लगने के कारण a2 की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं अभी तक के डिस्कशन से कि जो a1 है वो a2 से ज्यादा है। ठीक, अच्छा, अब इस बात को समझना, हम अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या वो जितनी हाइट ऊपर जाएगी वापस उतनी हाइट नीचे गिरेगी? ठीक है, जितनी हाइट ऊपर जाएगी उतनी हाइट नीचे गिरेगी, मतलब डिस्टेंस जाने का और डिस्टेंस आने का दोनों सेम है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं खाली। मान लो तुम स्कूटर स्टार्ट करते हो और तुम किसी एक्सेलरेशन से बढ़ते हो,
तो तुम्हें यहां से मान लो 50 मीटर चलना था, तो तुमने एक्सेलरेट किया और वो 50 मीटर की दूरी तुमने किसी समय पे कंप्लीट कर ली। ठीक। फिर तुमसे कहा कि अब तुम्हें ब्रेक लगाना है, लेकिन तुम्हारी स्कूटर को 50 मीटर ही चल के रुकना पड़ेगा। तो तुमने फिर ब्रेक लगाया और 50 मीटर चल के वापस से स्कूटर रुक गई। तो इसका मतलब तुमने जितना डिस्टेंस एक्सेलरेशन में लगाया, उतना ही डिस्टेंस तुमने रिटार्डेशन में लगाया। इस केस में दोनों के टाइम सेम आएंगे, क्योंकि तुम जीरो से लेकर मैक्सिमम तक पहुंचे और फिर मैक्सिमम से लेके फिर जीरो तक पहुंचे, लेकिन दोनों केस में तुमने डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया है, तो टाइम भी सेम आएगा। यहां पर एक बात यह समझना कि अगर तुमने इसको किसी भी स्पीड से फेंका है, मान लो तुमने इसको 40 की स्पीड से फेंका है, तो जब ये ग्राउंड में गिरेगा, क्या इसकी स्पीड 40 की होगी? नहीं होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहां पे एक एनर्जी तुम्हारी कंज्यूम कर लेगा। जैसे फ्रिक्शन का फोर्स होता है, फ्रिक्शन का फोर्स एनर्जी जो होता है वो खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है, वैसे एयर रेजिस्टेंस भी एक तरीके का फ्रिक्शन का फोर्स है, ये एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। तो तुमने जितनी भी स्पीड से फेंका होगा, ये वापस जब गिरेगा तो उससे कम स्पीड से ही पहुंचेगा, उतनी स्पीड से वो नहीं पहुंच सकता, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम हो गई। अब समझना, तुम्हें 40 की स्पीड से तुम स्टार्ट करते हो। ठीक है, 40 की स्पीड से स्टार्ट करते हो और 100 की स्पीड तक पहुंचते हो, और फिर 100 की स्पीड से घटते हो और फिर 40 की स्पीड तक पहुंचते हो, नहीं 30 की स्पीड तक पहुंचते हो। 40 की स्पीड से 100 की स्पीड तक पहुंचना और 100 की स्पीड से 30 की स्पीड में पहुंचना, डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो मैं तुम्हें थोड़ा मैथमेटिकली समझा दूं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, मान लो, या इनफैक्ट हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। में क्या दिक्कत होगी कि वहां पे s नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं s भी आए, तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। चलो मैं कोई और तरीका सोचता हूं पहले। ठीक है, अभी देखो मैं मास को लेके नहीं आ रहा हूं, अभी मैं सिंपली इस बात को कंसीडर कर रहा हूं कि अगर एयर रेजिस्टेंस होगा, तो जाने में जो समय है और आने में जो समय है, ये दोनों टाइम अब इक्वल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा तो जाने का टाइम अलग होगा और आने का टाइम अलग होगा। तो मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि कौन सा टाइम ज्यादा होगा। खुद समझो कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, क्या टाइम उतना कम लगता है? कहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा है? A1 ज्यादा है, तो इसको ऊपर पहुंचने में कम टाइम लगेगा। लेकिन जब लौटना है, तो क्या छोटा एक्सेलरेशन उसको लौटा के ला रहा है? ये एक्सेलरेशन जो है, सॉरी कौन सा एक्सेलरेशन, A2 वाला, जो लौटा के लाने वाला एक्सेलरेशन जो है A2 वाला, क्या उसकी वैल्यू कम हो गई है? कम हो गई, तो ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो ऊपर जाने में वो कम समय लगाता है और नीचे आने में ज्यादा समय लगाता है। जितनी स्पीड से फेंकते हो, उससे कम स्पीड से आके ग्राउंड में गिरता है। ये दो पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। कोई भी सवाल आता है तो ये हम डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लो, फिर मैं उन जो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया उसको नोट करते हैं, और फिर अलग अलग मासेस के लिए देखेंगे क्या करना है।
ठीक है, नोट करेंगे इसमें। If air resistance is considered, if air resistance is considered, then T1 is less than T2. If air resistance is considered, then T1 is less than T2. T1 T2 मैंने डायग्राम में बना दिए हैं, तो तुम उसको देख सकते हो कि T1 इज लेस देन T2। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, the speed with which the particle falls back on the ground, the speed with which the particle falls back on the ground is less than the speed with which is less than the speed with which it was projected, is less than the speed with which it was projected. ठीक है, आगे जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो मैं वहां पर तुमसे ये भी पूछ सकता हूं कि एयर रेजिस्टेंस के फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। तो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस के फोर्स ने एक नेगेटिव वर्क डन किया है। नेगेटिव वर्क डन क्यों किया है? दो तरीके के वर्क डन हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव वर्क करते हो तो सिस्टम को एनर्जी देते हो जिससे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन जब नेगेटिव वर्क करते हो तो सिस्टम से एनर्जी निकाल लेते हो जिससे कि उसकी एनर्जी घट जाती है। क्या पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी घट गई, मतलब एनर्जी तुमने निकाल ली, हमने नहीं, एयर रेजिस्टेंस ने निकाल ली। और एयर रेजिस्टेंस ने अगर एनर्जी निकाली है तो उसने नेगेटिव वर्क किया होगा। अगर वो पॉजिटिव वर्क करता तो एनर्जी को बढ़ा देता, नेगेटिव वर्क कर रहा है इसलिए एनर्जी को घटा दे रहा है। ठीक है, तो हम वहां पे निकाल देंगे आगे की कितना नेगेटिव वर्क डन किया होगा। फिलहाल हमें यह समझ में आता है कि T1 की वैल्यू T2 से कम है। ठीक है, और दूसरी बात यह समझ में आती है कि स्पीड जिससे प्रोजेक्ट किया गया था उससे कम स्पीड से ग्राउंड में गिरेगा। चलो ठीक है, अब आता है मास का रोल। ठीक है, मास का क्या रोल हो सकता है? तो मास के ऊपर जब सवाल आएगा तो दो बॉडी को एक साथ ड्रॉप करेगा, फिर वो ऊपर और नीचे वाला पार्ट नहीं होगा। ऊपर और नीचे वाले पार्ट में एक ही बॉडी के लिए पूछेगा जाने और आने के समय में क्या अंतर है या स्पीड क्या हो सकती है उसके बारे में पूछ सकता है। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं कि वहां पे दो बॉडीज हैं, दोनों को ड्रॉप किया गया। एक बॉडी जिसका मास मान लो m1 का है, इसको ड्रॉप किया गया। दूसरी बॉडी जिसका मास m2 का है, इसको ड्रॉप किया गया। पूछेगा कि ग्राउंड पर पहले कौन पहुंचेगा, ग्राउंड पे ज्यादा स्पीड से कौन pहुंचेगा। ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, एक टाइम पूछ सकता है और एक स्पीड पूछ सकता है, यही दो बातें हो सकती हैं। तो ये दोनों का मोशन है डाउनवर्ड्स, दोनों का मोशन है डाउनवर्ड्स, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखा गया है और हम पता लगाना चाहते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पर अगेन डाउनवर्ड मोशन में कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब भी मोशन डाउनवर्ड है तो mg का फोर्स नीचे लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, mg का फोर्स नीचे है और जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो ऊपर है। क्या जिसका मास ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना बड़ा होगा, क्या mg का फोर्स उसका उतना ज्यादा होगा? और जितना ज्यादा mg का फोर्स होगा उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होगा। मतलब एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। समझ में आई बात? और एक्सेलरेशन अगर उसका ज्यादा है जिसका मास ज्यादा है तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा क्या उतना जल्दी पहुंच जाएगा? तो अगर हम ये कह रहे हैं कि m1 m2 में, ठीक है, एक्सेलरेशन उसका बड़ा होगा जिसका मास बड़ा होगा, ये हमने यहां से रिजल्ट निकाला। ठीक, अब यहां पे अगर मैं ये कहता हूं कि m1 का मास m2 के मास से कम है, m1 का मास m2 के मास से कम है, तो क्या m1 का एक्सेलरेशन m2 के एक्सेलरेशन से कम हो जाएगा? और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसको
ज्यादा समय लगेगा, कम एक्सेलरेशन से ज्यादा समय उसको ट्रैवल करने में लगेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि कम मास वाले को ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा मास वाले को कम समय लगेगा। ठीक है, स्पीड के बारे में क्या कहोगे? डिस्टेंस तो दोनों को सेम ट्रैवल करना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं। u तो दोनों का 0 है, तो v स्क्वायर क्या 2as हो गया। s दोनों का सेम है, मतलब v किसका ज्यादा होगा? इसका a ज्यादा होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में जिसका a ज्यादा उसका v ज्यादा। इसका मतलब जब ये दोनों नीचे गिर रहे होंगे तो जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास स्पीड भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं जिसका मास ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमें याद रखना है, हम एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे। आपको सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा कि पहले कौन पहुंचेगा, ज्यादा स्पीड से कौन पहुंचेगा। जिसका मास ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा और जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ग्राफ वाले पार्ट में। और ग्राफ को समझने के लिए हमको स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको स्लोप के बारे में पढ़ाता हूं। स्लोप भी हम लोग पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का और एक कर्व का। तो पहले स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। स्लोप का मतलब होता है कि कितना कोई चीज इंक्लाइंड है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इसमें हम अगर कोई भी लाइन बना रहे हैं तो इस लाइन का कितना इंक्लिनेशन है, ये लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है, उसी के हिसाब से उसका स्लोप हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इस स्लोप को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसने कितना एंगल बनाया है। और अगर इसका एंगल थीटा का है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर। तो स्लोप का मतलब tan थीटा। तो जहां पर भी स्लोप निकालना होगा हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, उससे हमको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही लाइन इस तरीके से मैंने बना दी, ठीक है, तो अब इसका जब एंगल तुम देखोगे तो ये एंगल यहां से देखने पर एक बड़ा एंगल 90 से बड़ा होगा। हमेशा हम एंगल को यहीं से कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाकर लाइन तक पहुंचते हैं और वहीं से हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। बट दिक्कत यह है कि ये एंगल 90 से बड़ा हो गया, मान लो 120 हो गया। तो तुम्हें स्लोप निकालना है तो बिल्कुल तुम लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल टू tan 120। बट 120 की वैल्यू फिर तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं इस एंगल को थीटा।
तो बिल्कुल तुम ऐसा कह सकते हो कि इस लाइन का स्लोप है tan थीटा, बट दिक्कत यह है कि तुम्हें या तो थीटा से बड़े एंगल्स की वैल्यू पता हो, या उससे आसान तरीका यह है कि हम ये छोटा वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, और ये छोटा वाला एंगल हम निकाल लेते हैं, मान लो फाई है। ठीक है, तो हम इसके स्लोप को माइनस ऑफ tan फाई भी कह सकते हैं। माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये थीटा जब 90 से बड़ा हो जाता है तो tan थीटा अपने आप नेगेटिव हो जाता है। तो हमें या तो नेगेटिव इसकी वैल्यू पुट करके यहां से निकाल लें, या ये छोटा वाला एंगल जब ले रहे हैं तो ये 90 से छोटा है, और जब tan फाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, बट स्लोप तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव करने के लिए आपको पहले से वहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस tan फाई इसके लिए, और स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इसके लिए। समझ में आई ये बात? आपको ये देखना है कि ये एंगल 90 से कम है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, लेकिन अगर एंगल 90 से ज्यादा हो गया है तो नेगेटिव स्लोप आएगा। और नेगेटिव स्लोप आने के लिए आपको ये छोटे वाले एंगल से निकाल कर आप कह सकते हो -tan फाई के बराबर इसका स्लोप होगा। ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता नहीं है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, स्लोप का मतलब ढलान। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जो ढलान है वो हमेशा फिक्स है। आप अगर स्ट्रेट लाइन पे चलने की कोशिश करेंगे तो यहां पर खड़े हो या यहां पर खड़े हो, तुमको हमेशा उसकी जो ढलान है वो हमेशा सेम लगेगी। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहां पर खड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो ढलान है या स्लोप है वो हर जगह पर सेम आने वाला। ठीक है, नोट किया? ओके, अभी और चीजें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप देख के ही बता सकते हैं, मैं बताऊंगा ट्रिक्स क्या है, बट ठीक है अभी हम थोड़ा उसका बेसिक समझ रहे हैं। अब स्लोप को निकालने में हम एक और तरीका अपना सकते हैं। वो क्या तरीका है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मान लो हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहते हैं निकाल दो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, और हमें कहा जाए इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप को निकालने के लिए तुम ये भी यूज कर सकते हो, आगे हम लोग यूज भी करेंगे, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ये याद रखना, y2 हमेशा फाइनल पोजीशन होगी और y1 हमेशा इनिशियल पोजीशन होगी। ठीक है, तो अगर हम y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1 करेंगे तभी भी स्लोप आएगा। बेसिकली ये tan थीटा के ही बराबर होता है। तो अगर हम थीटा के से बचना चाहते हैं तो हम इस तरीके से भी स्लोप को निकाल सकते हैं। ठीक है।
इसका स्लोप निकालो। y2 y जो x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमेशा राइट साइड वाले होंगे, ठीक है, और x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हमेशा लेफ्ट साइड वाले होंगे। तो ये जब भी तुम x1 y1 मान रहे हो तो लेफ्ट वाले को x1 y1 मानोगे और राइट वाले को x2 y2 मानोगे, ठीक है। क्या आता है? प्लस, मैंने कहा ना लेफ्ट वाले को x1 y1 मानेंगे, राइट वाले को x2 y2 मानेंगे। तो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो अगर इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप को हम लिखने वाले हैं y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस p डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब माइनस ऑफ b बाई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, यहीं पे गलती कर सकते हो कि x1 y1 x2 y2 गलत मान लिया। x1 y1 हमेशा लेफ्ट वाले पॉइंट को x1 y1 कहेंगे और राइट वाले पॉइंट को x2 y2 कहेंगे, ठीक है। का स्लोप निकाल। कितना? 6/9, 6/4 आएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले पॉइंट को x1 y1, राइट वाले पॉइंट को x2 y2। तो यहां पे हम स्लोप लिखने वाले हैं y2 माइनस y1। y2 है 9, y1 है 3, x2 है 4, x1 है 0, ठीक है। हाँ, क्या बेटा? क्या एक्स कोऑर्डिनेट? हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं देता हूं एग्जांपल देता हूं। अब तुम्हें क्या करना है? कौन? कहा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है ना मैंने, ये नेगेटिव में कहाँ है? ये तो वाई एक्सिस में एक पॉइंट। ये डिस्टेंस अगर a है यहां से यहां तक का, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या होगी। क्या आएगी? 2 आती है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब मैं अगर इसका यूज करके स्लोप निकालूंगा तो वही आएगा, और अगर मुझे यहां पे कोई पॉइंट दिया होता और इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए होते तो मैं यहां से भी तो स्लोप निकाल सकता हूं। हम किसी भी दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। मुझे खाली यह बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे क्या? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस ए है, क्योंकि ये दूरी ए के बराबर है, तो माइनस ए। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है।
क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में रहता है, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट -a है। क्या स्लोप को निकाला हमने जैसे इसमें से, क्या इसमें से भी स्लोप निकाल सकते हैं? और अगर मैंने इन दोनों पॉइंट पे स्लोप निकाला, तो क्या ये वाला पॉइंट राइट में है और ये वाला पॉइंट लेफ्ट में? क्या लिखेंगे स्लोप को, बताओ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्लोप को क्या लिखेंगे? y2 कितना है? 3। y1 कितना है? 0। 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 कितना है? 0। x1 कितना है? -से। और ये जो स्लोप तुमने निकाला है और ये ऊपर से स्लोप निकाला है, दोनों स्लोप सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आप वो स्लोप किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने स्लोप निकाला इसके और इसके बीच से, ठीक, फिर मैंने स्लोप निकाला इसके और इसके बीच से। चाहे यहां से निकालो यहां से निकालो, स्लोप तो इक्वल होना चाहिए। तो जो भी स्लोप ऊपर वाला आया था, कितना आया था? ये 3/2 आया था। इसको हम 3/2 के बराबर कर सकते हैं, इसको हम 3/2 के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। समझ में आया क्या बता रहा हूं? आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो कोई भी दो पॉइंट कंसीडर किए जा सकते हैं और उन दो पॉइंट के बीच में हम स्लोप को निकाल सकते हैं। स्लोप हमेशा सेम आएगा, कोई भी दो पॉइंट ले ले। जैसे यहां पे इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो या इससे और इससे स्लोप निकालो, हमेशा स्लोप सेम आने वाला है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया? एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये जो ग्राफ है ये आपको लगभग हर चैप्टर में यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, कई बार आपको ग्राफ से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो चलो, एक लाइन ये बना दी गई है। ठीक है, मैं कई सारी मल्टीपल लाइंस बनाता हूं इसी एक की डायग्राम। कोऑर्डिनेट्स में दे देता हूं। इसका कोऑर्डिनेट है 0, -3। इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3 मान लो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 5, 0। इसका कोऑर्डिनेट है 9, -6। इसका कोऑर्डिनेट है 7, 4। इसका है 10, 40। 14 नहीं हो सकता, 10, 2। ठीक है, सबके स्लोप निकाल लें। 3 लाइन से तीनों के स्लोप फाइंड आउट करना।
हो गया कैलकुलेट? ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो क्या लिखना है हमें? 3 - -3 y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, 3/2 इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक, इसका स्लोप निकालना है, क्या लिखेंगे? y2 कौन है? -6, राइट वाले को y2 कहेंगे, तो y2 -0 डिवाइड बाई x2 -5। तो ये कितना आता है? -6/4, तो -3/2, है ना? ठीक है, इसका स्लोप निकालते हैं। y2 क्या लेंगे? 2। ये y कोऑर्डिनेट है 2। y कोऑर्डिनेट हमेशा राइट वाला होता है, तो y2 -y1 बाई x2 -x1। ठीक है, तो हमको इस तरीके से स्लोप निकालना है, आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो y2 -y1 बाई x2 -x1। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? Sure. अब दो स्पेशल केसेस के लिए स्लोप देखते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर इसका कोऑर्डिनेट है मान लो 4,2, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, क्योंकि हाइट सेम है। हाइट का मतलब वाई होता है। तो हाइट अगर सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप आने वाला है y2 -y1, मतलब 2 - 2 बाई x2 -x1। कितना आ गया? 0। मतलब ये याद रखना है कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनके पास जीरो स्लोप होते हैं। ठीक है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो सब जीरो स्लोप वाली होंगी। तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, इन सारे लाइन के जो स्लोप हैं वो जीरो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई ढलान नहीं है, इनके पास कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ये तो फ्लैट है। जब कोई लाइन इंक्लाइंड होती है, जब उसके पास कोई ढलान होगी, तभी उसका कोई स्लोप आएगा। ये वर्टिकल लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में सेम रहेगा। वाई बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर स्लोप निकालते हैं, क्या लिखेंगे स्लोप को? y2 -y1। अब कहोगे y2 कौन है और y1 कौन है, क्योंकि इसमें तो राइट लेफ्ट कोई नहीं है। तो आप किसी कोई y2 ले लो, किसी कोई y1 ले लो, क्योंकि यहां पे राइट और लेफ्ट का पता लगाना इम्पॉसिबल है। तो आप किसी को y2 लो, किसी को y1 लो। तो 1 - 3 मैं कर देता हूं, x2 -x1, 6 - 6। तो नीचे तो आ रहा है 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो एक वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसकी जो ढलान है वो इनफाइनाइटली लार्ज है। उस लाइन पर कोई किसी का भी चलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे इस लाइन पे अगर कोई चलना चाहेगा तो बिना किसी दिक्कत के चल सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ढलान नहीं है, इसका स्लोप 0 है। लेकिन अगर इस लाइन पे चलने को कहा जाए तो इस लाइन पे चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज है। तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनका स्लोप इनफाइनाइट होता है।
ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, तो यही चार हो सकते हैं। लाइंस के स्लोप पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। जीरो स्लोप उनका जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, इनफाइनाइट स्लोप उनका जो भी लाइंस वर्टिकल है। ठीक है, उसके अलावा या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, नोट किया? नोट किया सबने? ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में समझना है कि स्लोप कब इंक्रीज कर रहा है और स्लोप कब डिक्रीज कर रहा है। तो एक बात मैं पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा और आसान कर देता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप के बारे में। देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, बट आगे जाके हमें पढ़ना है कर्व। कर्व भी आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप पता करने का सिंपल तरीका ये है, हमको सिर्फ ये पता करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो भी कर्व हो या जो भी लाइन हो, अगर वो राइज कर रही है, कर्व या लाइन, तो उसके पास जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कर्व जो है वो गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन के लिए भी सेम चीज वैलिड है। जो भी ऊपर राइज करेगा वो पॉजिटिव स्लोप रखेगा, जो नीचे गिर रहा होगा वो नेगेटिव स्लोप रखेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक, मतलब अगर मैं सेम चीज स्ट्रेट लाइन के लिए बनाना चाहता, तो देखो स्ट्रेट लाइन के लिए समझ लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ऐसी, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव? क्योंकि ये लाइन राइज कर रही है, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव, क्योंकि ये लाइन फॉल कर रही है। तो जो भी नीचे की तरफ फॉलिंग होगा वो नेगेटिव स्लोप रखेगा, जो राइज करेगा वो पॉजिटिव स्लोप रखेगा। इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव। ठीक है, करें नोट? ठीक है, तो पॉजिटिव हमको समझ में आता है, नेगेटिव समझ में आता है, कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आता है कि हम किसी भी स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वो स्लोप कैलकुलेशन का तरीका आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। एक पार्ट और बचता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्लोप कब इंक्रीज कर रहा है, स्लोप कब डिक्रीज कर रहा है, इसको समझना है। स्लोप का मतलब ढलान। जितनी ज्यादा ढलान होगी, जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा, हम कहेंगे उसका स्लोप उतना ज्यादा है। ठीक है, स्लोप मैक्सिमम कितना हो सकता है? इनफाइनाइट, जब वर्टिकल लाइन बनती है। और मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। तुम कहोगे नेगेटिव भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब हम स्लोप के बारे में ये पढ़ते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है, तो हम सिर्फ उस स्लोप के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि वो नेगेटिव स्लोप वाला है या पॉजिटिव स्लोप वाला है। हमें अगर कंपेयर करना है इन दोनों में, तो हम ढलान देखेंगे, किसकी ढलान ज्यादा है। ऑब्वियसली इसकी ढलान ज्यादा दिख रही है, ज्यादा वर्टिकल है, इसका स्लोप ज्यादा कहेंगे। इसकी ढलान कम है तो इसका स्लोप हम कम कहेंगे। तो जब हम स्लोप को कंपेयर करते हैं तो उस समय हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप।
ये जो तीन लाइंस दिख रही हैं, इनके स्लोप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, पहले ये बताओ। क्योंकि सारी लाइन राइज कर रही हैं, सारी लाइन राइज कर रही हैं, तो जो भी राइजिंग होती है उनका पॉजिटिव स्लोप होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि स्लोप ज्यादा किसका है? तो जिसका जितनी ज्यादा ढलान होगी या जो जितना ज्यादा वर्टिकल होगा, जितना ज्यादा वर्टिकल होता जाएगा उसका स्लोप उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप 3 का है वो 3 का स्लोप 2 से ज्यादा है और 2 का स्लोप 1 से ज्यादा है। तो स्लोप का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो वर्टिकल लाइन का स्लोप ज्यादा होता है और हॉरिजॉन्टल का स्लोप अपने आप कम होता जाता है। इन लाइन का स्लोप्स क्या है? नेगेटिव, क्योंकि तीनों लाइन गिर रही हैं, फॉल कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि इन तीनों लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। ज्यादा किसका है ये जानने के लिए हम उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं या ढलान को कंसीडर करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका कहा जाएगा? 4 का, क्योंकि 4 वाली लाइन सबसे ज्यादा वर्टिकल की तरफ जा रही है और जितनी ज्यादा लाइन वर्टिकल होती जाएगी उसका स्लोप उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पे स्लोप का जब ऑर्डर लिखेंगे तो स्लोप के ऑर्डर में हम स्लोप का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे। और तो ऐसा जब होगा तो 4 का स्लोप 5 से ज्यादा है एंड 5 का स्लोप 6 से ज्यादा। जितनी ज्यादा लाइन वर्टिकल उतना ज्यादा उसका स्लोप। ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ अ कर्व। तो जब हम किसी कर्व का स्लोप मेजर करते हैं तो उस कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि बदलता रहता है। ठीक है। कर्व का जो स्लोप होता है वो बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि अगर आप इस कर्व में मान लो कोई रास्ता है और इस रास्ते पे अगर हमें चलना होगा तो हमें हर जगह पर जो उसकी ढलान या इंक्लिनेशन दिखेगी वो हमको अलग अलग दिखेगी। आप देख सकते हैं जो उसकी ढलान या इंक्लिनेशन है वो लगातार बदलती जा रही है। यहाँ पे चलना आसान है तो यहाँ पे ढलान कम है और स्लोप भी कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और मुश्किल हो गया है तो स्लोप बढ़ गया है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका स्लोप बदलता जा रहा है। तो जब हम किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं तो कर्व का जो स्लोप होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, कर्व का जो स्लोप होता है वो बदलता रहता है। बदलता रहता है मतलब वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो हमको यही पता लगाना होता है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम बता सकते हो, क्या है ये?
पॉजिटिव, क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। राइजिंग कर्व अगर है तो हमको पता है कि इसका स्लोप पॉजिटिव आने वाला है। अब तुम डायग्राम देख के बता भी सकते हो कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे कर्व वर्टिकल होता जा रहा है, जैसे जैसे कर्व वर्टिकल होता जा रहा है, वर्टिकल का मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, कह सकते हैं स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब स्लोप इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन हमें मान लो किसी पॉइंट का स्लोप निकालने को कहेगा। ठीक है, हमसे कहेगा कि जरा इस पॉइंट का स्लोप निकाल के बताओ भाई, क्योंकि यहां का स्लोप अलग है, यहां का अलग है, यहां का अलग है, हर जगह का जो स्लोप है वो अलग अलग आने वाला है। तो आपसे कहेगा किसी जगह का स्लोप निकाल के बताओ। ठीक है, तो जगह का स्लोप कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। आपको इस कर्व में मान लो इस जगह का स्लोप निकालने को कहता है, तो तुम यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसी आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इस स्ट्रेट लाइन में अगर तुम ध्यान दो, ये मैन इस स्ट्रेट लाइन के में चले या कर्व के इस पोर्शन में चले। ठीक है, कर्व का भी यही पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पे चले या कर्व के इस पोर्शन पे चले, उसको जो ढलान दिख रही है वो दोनों जगहों पर सेम दिख रही है। इसका मतलब इस पॉइंट का स्लोप उतना ही है जितना इस लाइन का स्लोप है। इस पॉइंट का स्लोप उतना ही है जितना इस लाइन का है, और एक लाइन का स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू हम y2 माइनस y1 वाले से भी निकाल सकते हैं और tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट का जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ स्लोप बता रहा हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी देख लेंगे, लेकिन किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना है, उस पॉइंट पे तुम्हें टैंजेंट बनानी है। टैंजेंट का जितना स्लोप होगा, क्योंकि टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, टैंजेंट का जितना स्लोप होगा वही उस पॉइंट का स्लोप कहा जाएगा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अब देखो कर्व में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करना मुश्किल काम है, क्योंकि कर्व में ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता भी होंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता होंगे। तो जब भी कर्व आएगा तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से निकालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमें इस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे। तो कर्व के केस में हम एंगल ढूंढेंगे और उस एंगल से tan थीटा की वैल्यू निकाल के स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ में आया कि कर्व का स्लोप निकालते कैसे हैं। जिस भी पॉइंट का स्लोप निकालना है, मान लो तुम्हें अब इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, ये वाले पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है इसने आगे जाकर उसने आगे जाकर क्या एक एंगल बनाया होगा यहां पे, और इसने जितना भी एंगल बनाया होगा उसके हिसाब से उस पॉइंट का स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो हर जगह पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहां निकालना है, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका एंगल जो आएगा वही उसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा से। ठीक है, तो कर्व का स्लोप कितना होता है, टेंजेंट बना के निकलता है। कर्व के स्लोप में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हमें थोड़ा समझना है। ठीक है,
एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, या उस एग्जांपल के पहले एक और बात समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई कर्व है, इस कर्व में यहां का स्लोप कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि टैंजेंट अगर तुम ड्रॉ करोगे तो टैंजेंट तो हॉरिजॉन्टल बनेगी, और क्या जो टैंजेंट का स्लोप होता है वही स्लोप कर्व का होता है। तो कभी भी कर्व अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है उसका स्लोप 0 होता है। सेम गोज विद द मिनिमम पॉइंट। अगर ये मिनिमम वाले पॉइंट पे पहुंचा है तो अगेन यहां पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, यहां का भी स्लोप 0 होता है। तो किसी भी कर्व के मैक्सिमा और मिनिमा का जो स्लोप होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक। इस डायग्राम में ए बी और बी सी दो पोर्शन ऑफ द कर्व है। कहां स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये चारों चीजें हमें पता करनी। ठीक है, करो पता। ए बी में डिक्रीज है और बी सी में इंक्रीज है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या बताओगे? पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में क्या बताओगे? ए से बी नेगेटिव है, बी से सी पॉजिटिव, क्योंकि कर्व जब गिरता है तो वो नेगेटिव स्लोप का होता है। इसमें कहूंगा कि वो नेगेटिव स्लोप है। और जब कर्व ऊपर उठता है तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लोप तो समझ में आ गया। अब आता है कि क्या किसी पॉइंट का स्लोप 0 भी है? हाँ, पॉइंट बी का जो स्लोप है वो 0 है। ठीक है, पॉइंट बी का जो स्लोप है वो 0 है। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो कर्व जितना ज्यादा वर्टिकल होता है उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये कर्व वर्टिकल ज्यादा है, और जैसे जैसे कर्व नीचे आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, और जैसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है उसका स्लोप कम हो रहा है। स्लोप ज्यादा होता है वर्टिकल में, कम होता है हॉरिजॉन्टल में। तो पहले वर्टिकल है तो ज्यादा स्लोप है, फिर हॉरिजॉन्टल है तो कम स्लोप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ए से लेकर बी की तरफ मूव करते हैं जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। ए से बी की तरफ आने में जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक। बी से सी में क्या कहेंगे? बी से सी क्या स्लोप इंक्रीज कर रहा है? क्यों? क्योंकि बी पर तुम हॉरिजॉन्टल थे और सी पे तुम वर्टिकल हो गए हो, तो जितना वर्टिकल की तरफ बढ़ते जाओगे स्लोप बढ़ता जाएगा। तो बी टू सी में स्लोप इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, नोट किया सबने?
अगेन आपको सबको क्लासिफाई करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है, कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। ओके, चलो देखते हैं। तो हमें यहां पर स्लोप के बारे में पता करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो ये तो कहा जा सकता है कि जैसे स्लोप को जीरो के बारे में पता करना है, तो स्लोप जीरो किन पॉइंट्स पर है? बी और डी, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट, वहां पे स्लोप जीरो है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले पता कर लिया। ठीक है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव कहां कहां पे है? ए से लेकर बी तक स्लोप पॉजिटिव है, फिर यहां पे तो नीचे आने लगा नेगेटिव, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो ए से बी एंड डी से ई। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया पॉजिटिव। और सिमिलरली नेगेटिव भी हमने पता लगा लिया है, कहां? बी से सी एंड देन सी से डी। आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि बी से डी पूरा नेगेटिव है, लेकिन मैंने पॉइंट्स लिखे हैं तो मैंने कहा कि बी टू सी नेगेटिव है एंड देन सी टू डी नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में। इंक्रीज कहां कर रहा है? हाँ बोलो, ए से बी इंक्रीज कर रहा है, बी टू सी इंक्रीज कर रहा है। ए से बी क्या है? डिक्रीज है। हाँ, डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज है ए से बी? भाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखो ना, ए पर ज्यादा वर्टिकल है, बी पे तो हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो कोई चीज वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है तो स्लोप उसका डिक्रीज कर रहा होगा, तो यहां पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है। बी टू सी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया तो इंक्रीज कर गया। सी टू डी, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, डिक्रीज कर गया। और फिर डी टू ई, इंक्रीज कर गया। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको देखना है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है। नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका देखते हैं। आप खाली ये मार्क कर लें कि स्लोप पॉजिटिव कहां पर है, तो हमको पता है जहां पे कर्व राइज कर रहा है वो पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं हम, इस कर्व में सिर्फ पॉजिटिव वाले को मार्क कर रहे हैं। ये नेगेटिव फिर से ऊपर राइज कर रहा है तो पॉजिटिव। ये तो बात समझ में आ गई, हमने पॉजिटिव को मार्क कर लिया कहां कहां पे स्लोप पॉजिटिव है, और हमने जीरो को भी मार्क कर लिया कहां कहां पे स्लोप जीरो है। मतलब मैं तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर ग्राफ देख के नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीके से समझते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले क्या मार्क करना है? क्या पॉजिटिव स्लोप कहां पर है ये मार्क करना है, नेगेटिव को नहीं लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव को लिखना है। और स्लोप कहां कहां पे जीरो है उसको लिखना है। किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप जीरो होता है तो उसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग तरीके का स्लोप होगा। मतलब अगर इधर इंक्रीज होगा तो इधर डिक्रीज होगा। जिस भी पॉइंट का स्लोप जीरो होगा उसके दोनों साइड पर अलग अलग चीजें हुई होंगी। अगर एक साइड इंक्रीज हुआ होगा तो दूसरे साइड डेफिनेटली डिक्रीज हुआ होगा।
अब यहां पे अगर हम आते हैं और यहां पे स्लोप 0 है और यहां पॉजिटिव है, ये बताओ कोई चीज पॉजिटिव से 0 जाएगी तो वो डिक्रीज है या इंक्रीज है? डिक्रीज है। पॉजिटिव से 0 जाने का मतलब डिक्रीज है, और पॉजिटिव से 0 जाने का मतलब डिक्रीज है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक जो स्लोप है वो डिक्रीज किया है। कैसे पता लगाया? फिर से बता दे रहा हूं। यहां का स्लोप 0 है, हमको पता है हाईएस्ट पॉइंट का। इन दोनों में ये कर्व राइजिंग है तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। पॉजिटिव से 0 जाओगे तो स्लोप डिक्रीज करेगा, और एक तरफ डिक्रीज करेगा तो दूसरी तरफ इंक्रीज। डिक्रीज पता है तो इंक्रीज पता चल गया। ठीक, फिर दूसरा ढूंढो कहां पे स्लोप 0 है। यहां 0 है, यहां पे 0 है, और 0 से पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीज हो गया, और इधर इंक्रीज हो गया तो इधर डिक्रीज। बस समझ में आ गया, इंक्रीज डिक्रीज, यहां से यहां डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। ये स्लोप के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या तरीका है? या तो हम ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं कौन कितना वर्टिकल है। नहीं पता लगा पा रहे हैं तो 0 स्लोप वाले पॉइंट ढूंढ लो, उस 0 स्लोप के पॉइंट के बाद पॉजिटिव स्लोप का पॉइंट ढूंढ लो। पॉजिटिव से 0 होने में घटना पड़ेगा, और अगर इधर घटा है तो इधर बढ़ जाएगा। यहां पे 0 से पॉजिटिव होना है तो बढ़ना पड़ेगा, इधर बढ़ा है तो इधर घट जाएगा। समझ में आई ये बात? क्योंकि आपको जब भी कोई ग्राफ का सवाल आएगा तो यही इंपॉर्टेंट है कि कहां पे इंक्रीज है, कहां डिक्रीज है, कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है। ये 4 चीजें पता होंगी तो ग्राफ के क्वेश्चन आसानी से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे।